हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो 17 सितंबर के न्यूज़ के बारे में है और आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का बर्थडे भी है। तो आज के इस वीडियो की शुरुआत हम प्रधानमंत्री की लंबी और दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करती हूँ, लेकिन हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट होता है कि अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हमारा पहला जो न्यूज़ है वो है सुभद्रा स्कीम के बारे में। और क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी का बर्थडे है तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने उनके बर्थडे के अवसर पे उड़ीसा की महिलाओं के लिए एक स्कीम लॉन्च किया है, सुभद्रा स्कीम। और इसका नाम जो रखा गया है वो भगवान कृष्ण की जो बहन थी देवी सुभद्रा, उनके नाम के ऊपर इस स्कीम का नाम रखा गया है। और इसमें जो महिलाएं होंगी, जो भी इसके लिए कुछ क्राइटेरिया रखा गया है, उस क्राइटेरिया के अंदर जो भी महिलाएं आएंगे उनको 10,000 रुपया पर ईयर दिया जाएगा, जो कि 2 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, 5-5 हज़ार करके। पहला एक इंस्टॉलमेंट होगा इंटरनेशनल वुमेंस डे के आसपास और दूसरा जो होगा वो रक्षाबंधन के आसपास। और दूसरा जो हमारा हेडलाइन है वन नेशन वन पोल। अब कल क्योंकि सेंसस के जो प्रोसेस की शुरुआत की एक का न्यूज़ छपा था, उसी के तहत ये भी एक ये न्यूज़ भी आया था कि कुछ गवर्नमेंट जो टॉप के गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं वो उन्होंने इस तरह का कुछ एक इंडिकेशन दिया है कि हो सकता है कि अपने इस टर्म में प्रधानमंत्री मोदी वन नेशन वन पोल की जो उनकी एक काफ़ी दिनों से उनकी एक कोशिश है, तो इसे लागू कर दें। अब इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं कि वन नेशन और वन पोल के अपने क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या चैलेंजेज हैं। क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था उस वक्त भी एक ही साथ राज्यों के और केंद्र के साथ सभी का चुनाव एक साथ हुआ था। लेकिन फिर धीरे धीरे किस तरीके से कभी कोई सरकार बीच में गिर गई, कभी राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, और इस तरीके से हम देखते हैं कि जो राज्यों का चुनाव है वो अलग मतलब और केंद्र का चुनाव के जो टाइमिंग्स हैं वो बदलते चले गए। तो आगे इस तरह अगर आगे हम इस तरह की कोई भी नीति केंद्र सरकार अपनाती है तो उसका पूरा स्वरूप क्या होगा, उसको किस तरीके से लागू किया जाएगा। तो इन सारे चैलेंजेज और इसके फ़ायदे नुकसान के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया जिसे आप देख सकते हैं। अगला जो हमारा हेडलाइन है वो आयतुल्ला खान खमैनी के एक बयान से जुड़ा हुआ है। और ये खमैनी जो है वो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। उन्होंने एक बयान दिया है कि भारत में मुसलमानों की स्थिति काफ़ी ख़राब है। जब वो गाजा और बाकी देशों के मुसलमानों की चर्चा कर रहे थे तो उसी दौरान उन्होंने भारत को भी इस लपेटे में ले लिया। और इससे पहले 2019 में भी उन्होंने इस तरह का एक बयान दिया था, जब उन्होंने बोला था कि जम्मू एंड कश्मीर में मुसलमानों की स्थिति बहुत ख़राब है। तो हालांकि भारत सरकार ने ईरान की सरकार के साथ अपना एक डिसएग्रीमेंट दिया है कि इस तरह के बयान हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप माना जाएगा और इस तरह के बयान से बचना चाहिए। और ये बयान अपने आप में इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भारत और ईरान का आपस में एक काफ़ी गहरा संबंध रहा है। हिस्टोरिकली दोनों एक बहुत अच्छे मित्र के रूप में हमेशा रहे हैं। और ईरान के ऊपर जब वेस्टर्न कंट्रीज़ ने बहुत सारे सैंक्शंस भी लगाए, फिर भी भारत ने अपना कोई भी किसी भी तरह का जो एक डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो ईरान के साथ ख़त्म नहीं किया। और इनके बीच एक काफ़ी अच्छा व्यापारिक संबंध भी है। वहाँ का जो चाहबाग बंदरगाह है उसे भारत डेवलप कर रहा है। एक पाइपलाइन भी समुद्र के रास्ते एक पाइपलाइन बिछाया जा रहा है। तो ये सब उनके मतलब भारत और ईरान के बीच एक इतने अच्छे संबंध के मद्देनजर इस तरह का कोई बयान आता है तो अपने आप में यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अगला जो हमारा हेडलाइन है वो चीता के री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है और जो कि कूनो नेशनल पार्क में किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी के ही जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह 2 साल पहले इस केन्या से और बाकी देशों से चीता इंडिया लाया गया था और इसे भारत में दोबारा से चीता को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई थी। तो एक आरटीआई डाला गया और उस आरटीआई के तहत ये जानकारी मिली है कि जो चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम है वो ओरिजिनल ओरिजिनल जो प्रोग्राम था उसमें कहीं भी चीता का जिक्र नहीं है। चीता को फिर से लाने का ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि ये जो फंड था वो गिर से जो गिर, क्योंकि इंडिया में जो एशियाटिक लायन का जो
में एकमात्र शेल्टर है वो गिर नेशनल पार्क है। और कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने और सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट ने कई और बाकी भी जो भी इन्वायरमेंट से जुड़े हुए, एनिमल राइट से जुड़े हुए जितनी भी संस्थाएं हैं वो कई बार ये बोल चुके हैं कि इस तरीके से एक ही नेशनल पार्क में एक दुर्लभ प्रजाति जो कि एक्सटिंक्ट होने के कगार पे है, जो विलुप्त होने के कगार पे है, उसको एक ही नेशनल पार्क में रखना अपने आप में एक खतरनाक है। तो उसको कुछ और नेशनल पार्क में उसको रखा जाना चाहिए ताकि इनके ऊपर कोई खतरा ना मंडराए। तो जो ओरिजिनल प्रोजेक्ट था वो चीता का ना बल्कि एशियाटिक लायन के रीइंट्रोडक्शन का प्रोग्राम था, कुनो में लाए जाने का प्रोग्राम था, लेकिन इसकी जगह चीता को लाया गया और उसे एक बहुत बड़े इवेंट के रूप में पेश किया गया था। तो ये हो गया। और आज कोई ख़ास बहुत मतलब ऐसा न्यूज़ है नहीं, क्योंकि केजरीवाल ने इस्तीफ़ा दिया, अब नए सीएम का चुनाव होगा तो उससे जुड़ा हुआ काफ़ी न्यूज़ है। तो उसके बाद स्टेट में जो इलेक्शंस होने वाले हैं हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर में, उसमें जो कैंपेनिंग चल रही है, दोनों हर एक पार्टी एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी कर रहे हैं। तो ये एक मेजर जो हेडलाइंस है वो इनके इसके ऊपर है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर दोबारा से फिर से एक हमला हुआ है। अभी पिछले महीने भी उनके ऊपर एक हमला किया गया था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एक वो जो उनके राइवल कमला हैरिस और जो बाइडन है उनके ऊपर हमला बोलते बोला कि वो जिस तरीके से वो लोग डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बोल रहे हैं या जो गलत भ्रामक दावे कर रहे हैं, उसकी वजह से लोगों में एक गुस्सा हो रहा है और उसकी वजह से उनके ऊपर हमला हुआ। तो ये एक न्यूज़ था। और इसके अलावा कोई और ख़ास न्यूज़ आज के हेडलाइन में ऐसा है नहीं। सेबी के जो कुछ एम्प्लॉय की प्रॉब्लम्स थी उसके ऊपर एक न्यूज़ है, और बाकी जो सिटी के अंदर की जो लोकल न्यूज़ होते हैं वो सारे न्यूज़ हैं। और अब हम मेनली बात करते हैं एडिटोरियल पेज की। तो सबसे पहले हम हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटोरियल की चर्चा करेंगे, क्योंकि आज हेडलाइन उतना ज़्यादा नहीं है, तो एडिटोरियल पे हम थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करते हैं। और आज का एडिटोरियल है भी अच्छा। तो सबसे जो पहला हिंदुस्तान टाइम्स का जो पहला एडिटोरियल है वो है मूविंग अहेड ऑन कॉन्करेंट पोल। जो वन नेशन और वन पोल की जो चर्चा हमने किया, जो जिसके बारे में कल एक न्यूज़ आया था, उसके ऊपर ये एडिटोरियल है कि कैसे मतलब कि क्योंकि अब जो मोदी सरकार है वो पूरी तरीके से उनके पास अपना बहुमत नहीं है, तो कोई भी चीज़ इस तरह की जो ये एक बहुत बड़ा एक इशू है वन नेशन वन पोल, तो अपनी मर्जी से तो वो लागू कर नहीं सकते। हालांकि जनता दल और जनता दल यूनाइटेड और एलजेपी ने इसमें सपोर्ट किया है इनको, क्योंकि जो भी इसके सपोर्ट में जो दलीलें आती हैं कि इस बार बार चुनाव होने की वजह से जो वेलफेयर काम है, जो डेवलपमेंट वर्क है वो रुक जाते हैं। तो लेकिन फिर भी चंद्रबाबू नायडू का सपोर्ट भी इनको चाहिए, और इसके अलावा जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनका भी इनको सपोर्ट चाहिए होगा, तभी इस तरह की कोई जो नीतियाँ हैं वो लागू हो सकती हैं। अगला जो एडिटोरियल है वो जुडिशियल सिस्टम को लेकर है। तो अभी एक जो सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस वी नागरत्ना, वो एक NLU दिल्ली जो कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में, उन्होंने एक वहाँ पे एक किसी प्रोग्राम में गई थी, तो उसके दौरान उन्होंने एक बात बोली थी कि जुडिशियल सिस्टम में डाइवर्सिटी नहीं है, जो फीमेल प्रोफेशनल्स की अभी भी काफ़ी कमी है। और उन्होंने एक डेटा दिया है जिसमें कि कुल 788 जजेज हैं हाई कोर्ट में, जिसमें से सिर्फ 107 जज ही फीमेल हैं, बाकी सारे के सारे मेल हैं। तो इस आर्टिकल में ये कहा गया कि डाइवर्सिटी की कमी तो है, और इसको सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उन्होंने भी इस चीज़ को पॉइंट आउट किया कि जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है उसमें फीमेल की संख्या काफ़ी कम है और किस तरीके से हमें इसको बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन इसमें यह कहा गया कि फीमेल के साथ साथ कास्ट बेस्ड, रिलीजन बेस्ड, जो एक समूह जो ग्रुप बेस्ड कि इस तरह के भी डाइवर्सिटी होनी चाहिए, ताकि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग हैं, जो SC कैटेगरी के लोग हैं, जो SC शेड्यूल कास्ट के हैं, जो शेड्यूल ट्राइब्स के हैं, ऐसे जजों की संख्या, ऐसे लॉयर्स की संख्या भी जुडिशियल सिस्टम में बढ़नी चाहिए, तभी इन लोगों को एक जो जस्टिस इनके लिए एक सुलभ हो पाएगी। तो ये सिर्फ मेल और फीमेल के डाइवर्सिटी की बात नहीं है, बल्कि हर एक कास्ट और जेंडर से अलग हटकर जो इकोनॉमिक सेक्शन है, या फिर जो कास्ट बेस्ड हुआ, जो ट्राइब बेस्ड हुआ, जो रिलीजन बेस्ड, हर तरह की डाइवर्सिटी होनी चाहिए जुडिशियल सिस्टम में। तो ये एक था। फिर है अभी एक यूनाइटेड नेशन का समिट होने वाला है, उसके ऊपर एक आर्टिकल है, और फिर एक आर्टिकल है द जर्नी अहेड ऑफ फूड प्रोसेसिंग इन इंडिया।
तो क्योंकि अभी जो भारत सरकार है वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे काफ़ी काम कर रही है, और एक नेचुरली भारत में जो फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री थी वो उसका एक अपना एक ट्रेडिशन रहा है। और हमारे घरों में जो हमारी दादी नानी हुआ करती थी वो पापड़ बनाकर, अचार बनाकर, और भी बहुत सारी चीज़ जो सब्जियां होती थी उनको सुखा कर रखते थे, पत्ते को सुखा कर रखते थे, जिसका इस्तेमाल आगे चल के किया जाता था। तो फूड इस तरीके के जो टेक्निक, जो ट्रेडिशनल टेक्निक हमारे सोसाइटी में था, उसको हम मॉडर्न टेक्निक के साथ जोड़कर हम इस इंडस्ट्री को काफ़ी अच्छे से ग्रो कर सकता है इंडिया में। तो इसके ऊपर एक न्यूज़ था। एक और हेडलाइन कल से ही आ रहा है, वो है सेंट्रल यूरोप में जो एक बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। और इस तरह की बाढ़ की स्थिति पिछले कई वर्षों में मतलब अपने आप में ये एक बहुत ही भयानक स्थिति है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का जो एक सबसे खतरनाक रूप हमें देखने को मिल रहा है। हर जगह ये चीज़, हम इंडिया में भी ये चीज़ देख रहे हैं, पाकिस्तान में भी बाढ़ आया था, अफगानिस्तान में भी। तो इस तरीके की स्थिति फिर सेंट्रल यूरोप में है, और वहाँ के कई देश जैसे हंगरी हो गया, रोमानिया होगा, स्लोवाकिया हो गया, चेक रिपब्लिक हो गया, और ऑस्ट्रिया हो गया, इन सारे देशों में बाढ़ की भयानक स्थिति बनी हुई है। और इसमें 17 लोगों की जानें भी गई हैं, और लोगों का भी मतलब करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। और यह बाढ़ आने की वजह थी जो अचानक से बहुत तेज़ बारिश के होने की वजह से ये बाढ़ आई है। तो ये एक न्यूज़ था। उसके बाद स्पोर्ट्स में चेस ओलंपियाड में भारत का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है, और एशिया जो चैम्पियंस ट्रॉफी, एशिया कप चैम्पियंस ट्रॉफी जो हॉकी का हो रहा है, उसमें भारत फाइनल में पहुंच गया है, और फाइनल में इसका मुकाबला चीन के साथ होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल में जो मेन एडिटोरियल है वो है बिहाइंड केजरीवाल्स गैम्बिट। केजरीवाल ने जो दाव एक खेला है कि रिजाइन कर रहे हैं और अगला सीएम बनेगा, उसके ऊपर क्या मतलब इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, कैसे उन्होंने बीजेपी को मतलब बीजेपी का जो एक जो पूरा एक उनके खिलाफ एक मुहिम चल रहा था, उसको ही उन्होंने विराम लगा दिया। तो इसके ऊपर एक इसमें आर्टिकल दिया गया है। और उसके बाद फाइनली सेंस ऑफ सेंसस के बारे में है ये कि हम क्योंकि हमारे देश में सेंसस अभी 4 साल पीछे हो चुका है, जबकि बाकी देशों में सेंसस हो चुका है। और अभी हालांकि एक प्रोसेस के स्टार्ट होने की शुरुआत हुई है, लेकिन पता नहीं ये इसका फाइनल आउटकम जो है वो कब तक आएगा। और सेंसस के जब सेंसस के टाइम से नहीं होने की वजह से बहुत सारे स्कीम्स को के ऊपर इसका असर पड़ता है, क्योंकि जो डेटा हमें मिलता है सेंसस से, उसी के आधार पे बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स लागू किए जाते हैं, या फिर अलग तरह के डेवलपमेंट स्कीम भी जो होता है वो इसके ऊपर ही लागू किया जाता है। तो ये एक डेटा का आना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि अगला सेंसस तो डिलिमिटेशन की वजह से भी है, वुमेन रिजर्वेशन बिल को भी इसके बाद ही लागू किया जाएगा। तो इस बार का सेंसस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसे जल्द से जल्द ख़त्म किया जाना चाहिए। तो इसके ऊपर एक आर्टिकल है। फिर गैस इन द माउंटेन, इसमें अभी अरावली का जो पूरा एरिया है उसको प्रोटेक्टिव जोन में कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से उसको नो डेवलपमेंट जोन इसको घोषित किया गया, और उसमें किसी भी तरीके का कोई भी माइनिंग एक्टिविटी को बैन किया गया कोर्ट के द्वारा। लेकिन हरियाणा सरकार के एक डिपार्टमेंट ने एक टेंडर निकाल दिया वहाँ पे माइनिंग का। तो उस पर एक आर्टिकल है कि किस तरीके से 2 डिपार्टमेंट आपस में उनके बीच कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। और ऐसे हम एज ए मतलब हमारे देश की जो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो इन्वायरमेंट जो क्लाइमेटिक जो डिजास्टर हो रहा है उसको वो मान तो रहे हैं, लेकिन उसके लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। और जो माउंटेन्स होता है, जो इस तरह के जो एरियाज होता है, जो प्राकृतिक रूप से बहुत ही सेंसिटिव होता है, उसको बचाना आज के डेट में बहुत ज़रूरी हो गया है। चाहे वो अरावली का एरिया हो, चाहे हम गोवा में भी बहुत सारे इस तरह के डेवलपमेंट वर्क हो रहे हैं, जिससे कि वहाँ की जो पहाड़ जो माउंटेन्स हैं उसको ख़त्म किया जा रहा है। और इस आर्टिकल में ये बताया गया कि कैसे वायनाड में जो घटना घटी उसकी वजह भी इसी तरह का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था। तो हमें उससे कुछ सीख लेनी चाहिए और इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए, और हमें सेंसिटिव होकर अपने इकोलॉजी को, अपने जो नेचर है, जो इन्वायरमेंट हो, उसको बचाने का प्रयास करना चाहिए।
तो ये इस आर्टिकल में है। उसके बाद अगला जो एक आर्टिकल है, मणिपुर में जो वायलेंस की स्थिति बनी हुई है, जो पिछले 1 साल हो गया, 1 साल से यह स्थिति बनी हुई है, उसके ऊपर एक इंटरव्यू छपा है। और ये इंटरव्यू है लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिगा, जो कि दिसंबर में रिटायर हो चुके हैं, वो उसी एरिया में कार्यरत थे। तो उन्होंने बताया है कि मणिपुर में जो ये पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट चला, उसकी वजह क्या थी। तो वो उन्होंने बताया कि इसकी मेनली 3 वजह थी। वजह हम मोटा मोटी अगर हम लेते हैं तो इसकी मेनली 3 वजह थी। पहला था कि मिसट्रस्ट बिटवीन 2 कम्युनिटी, दोनों के बीच का जो एक मिसट्रस्ट है, दोनों के बीच आपस में विश्वास की जो कमी है, वो एक हो गया। दूसरा जो है, जो इजीली वेपन्स अवेलेबल हैं, चाहे वो उन्होंने पिछले दिनों उन्होंने बहुत सारे पुलिस के वेपन्स को उन्होंने मतलब चोरी हो गई थी, उसको उठा लिया था। फिर उसके बाद बर्मा के जो इंडिया बर्मा का जो बॉर्डर है, उसके ज़रिए जो वहाँ पे भी काफ़ी डिस्टर्बेंस है, उससे बहुत सारे वेपन्स आ रहे हैं, तो इजीली वेपन्स का होना। और तीसरा जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन या फिर डिस इन्फॉर्मेशन, सोशल मीडिया के जरिए ये जो इस तरह के मिस इन्फॉर्मेशन फैलाए जा रहे हैं, उसकी वजह से ये जो वायलेंस की स्थिति बनी हुई है। अभी इसी आर्टिकल में उन्होंने बाकी क्वेश्चंस के जवाब में जो उन्होंने बताया, उसका मोटा मोटी ये स्थिति है कि हर एक जगह पे आप इसका क्या सॉल्यूशन है। तो हर एक जगह पे तो आप आर्म फोर्स को नहीं बिठा सकते, क्योंकि इसकी ज्योग्राफी कुछ इस तरीके की है कि आप हर एक जगह पे सुरक्षा बल नहीं हो सकते हैं। वहाँ की पुलिस है, वो भी वहाँ उनके अंदर भी कहीं ना कहीं वो जो एक फीलिंग है मतलब एक दूसरे के लिए जो एक अविश्वास वाली स्थिति है, तो वो वहाँ के स्टेट अथॉरिटी में भी है, पुलिस में भी ये चीज़ें हैं। तो एक न्यूट्रल फोर्सेस को वहाँ पे रखना होगा, इंटेलिजेंस को यूज करना होगा, ताकि इस तरह की जो भी घटना, जैसे कि ड्रोन के जरिए जो हमला हो रहा है, तो इन सब चीज़ों पे आप काबू पा सकते हैं। लेकिन तो आर्म फोर्स का इस्तेमाल करना है, वो भी न्यूट्रल आर्म फोर्स का, जिसका वहाँ के लोकल चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरा जो बॉर्डर है म्यांमार और इंडिया के बीच का, उसको पूरी तरीके से सील कर देना है, ताकि कोई भी आवाजाही वहाँ पे नहीं हो, जिससे कि जो वहाँ से सपोर्ट मिल रहा है उस पर लगाम लगे। और उसके बाद जो एक बातचीत का दौर शुरू होना चाहिए, जो और इस बातचीत में सिविल सोसाइटी को लोगों को इन्वॉल्व किया जाना चाहिए, वो सिविल सोसाइटी जिनका वहाँ के लोगों से कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल न्यूट्रल सिविल सोसाइटी में वहाँ के प्रॉब्लम्स का जिक्र है, वहाँ उस प्रॉब्लम्स की वजह का जिक्र है, कैसे उसका सोल्यूशंस निकाला जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताने का प्रयास किया गया। अगला हमारा एडिटोरियल है स्पीकिंग ट्री, और आज का जो हमारा टाइटल है स्पीकिंग ट्री का जो टाइटल है वो है आदिशेष इज अनंत, लिमिटलेस एंड एंडलेस। क्योंकि आज अनंत चतुर्दशी है, तो आज के दिन ऐसी मान्यता है कि समुद्र मंथन के आज ही के दिन समुद्र मंथन हुआ था। और जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान जो सांपों के देवता, जो पाताल लोक है, जो धरती से नीचे का एक लोक है, उसके जो राजा थे वासुकी, और उनकी मदद लिया था देवताओं ने और दानवों ने, और उन्होंने अपने ऊपर पूरा जो वजन था वो उन्होंने सहा, और उसके बाद समुद्र मंथन हुआ था। उसके बाद आदिशेष की इसमें चर्चा की गई है, जिन्हें अनंत भी कहा जाता है। आदिशेष मतलब कि 1000, जो जिनके 1000 हुड वाले सांप, तो ये वो है। फिर वासुकी जो भगवान शिव हैं, उनके गले में जो एक सांपों की माला वो पहने हुए रहते हैं, वो वासुकी हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि आई एम ऑफ द सर्पेंट आई एम वासुकी, ऑफ द नागा आई एम अनंत। तो मतलब भगवान सांपों में मैं वासुकी हूँ और नागों में मैं अनंत हूँ। इसके बाद अलग अलग धर्मों में भी जो अलग एक सांपों का अपना इम्पोर्टेंस रहा है। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को सांप से सिंबलाइज किया गया है। वहीं बौद्ध धर्म के जो फाउंडर गौतम बुद्ध और गुरु नानक देव, जो कि सिख धर्म के फाउंडर थे, जब वो मेडिटेशन की मुद्रा में थे तो सांपों ने ही उनकी मदद की थी, उनकी रक्षा की थी। तो ये आज भी हम देखते हैं कि हमारे जो हिंदू मंदिर होते हैं वहाँ पे उसके जो दरवाजे होते हैं वहाँ पे सांप की आकृति बनी हुई होती है। तो हमारे हिंदू धर्म में सांपों का एक अपना बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंस रहा है, और चाहे वो शेषनाग के रूप में हो, वासुकी के रूप में हो, नाग देवता, या फिर तो ये अपने और हमें बहुत सारे महाभारत और रामायण में जो महाभारत के जो बलराम थे, जो कि कृष्ण के बड़े भाई थे, या फिर भगवान राम के जो छोटे भाई लक्ष्मण थे, उन्हें भी शेषनाग का अवतार माना गया है। तो हमारे हिंदू माइथोलॉजी में सांपों का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रहा है। तो इस आज अनंत चतुर्दशी के जरिए हम इसी इम्पोर्टेंस को एक की पूजा करते हैं, एक को रिकॉग्नाइज करते हैं।
तो ये था आज का स्पीकिंग ट्री, और ये थोड़ा सा आज का ये स्पीकिंग ट्री था थोड़ा सा फिलोसफिकल और साइंटिफिक दोनों ही तरीके से इसमें समझाने की कोशिश की गई है, लेकिन मैंने मोटा मोटी जो एक कहानी के रूप में बता सकती थी वो मैंने आपको बता दिया। तो यही था आज का मेन न्यूज़, और फिर मिलते हैं कल नई ताज़ी खबर के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद। और एक बात जाने से पहले एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।